हेलो एवरीवन। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ साथ अभी हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के भी वन शॉट्स को कवर करने वाले हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है। इसमें से एक चीज़ है जो हर साल आती है, तो मैं सबसे पहले वही बता दूं, उसके बाद चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, ताकि जिनके पास बिल्कुल ही टाइम नहीं है वो बस वो करके चले जाएं। उसके बाद नंबर आएंगे या नहीं वो तो पता नहीं। ये भैया, ठीक है, ये रूट एन एन प्लस टू म्यू निकालने के लिए, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए वो तुम्हें बोलेगा, जिसका फॉर्मूला होता है रूट एन एन प्लस टू, जिसमें एन का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट्स इट। ठीक है, अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाया था, वो मैं दोबारा नहीं सिखाऊंगा। चाहिए तो लास्ट लेक्चर में शुरू का 5 मिनट जाके देख सकते हो। लास्ट लेक्चर मतलब एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 17 18। देखो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स मतलब डी ब्लॉक, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब एफ ब्लॉक। ठीक है, क्योंकि डी ब्लॉक का ही पार्ट है बेसिकली वो एफ ब्लॉक भी, लेकिन वो एफ ब्लॉक में चला गया, नीचे चला गया, क्योंकि वहां पे जो प्रॉपर्टीज थी वो उसकी थोड़ी अलग थी, और उसमें से मोस्टली एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव भी है ना। खैर, हम लोग बात करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, कैसे करते हैं। उसमें हम लोग यही 1s 2s 2p बनाते हैं, 3s 3p 3d बनाते हैं, 4s 4p 4d 4f बनाते हैं, है ना। फिर 5s 5p 5d 5f बनाते हैं। और इसके बाद तीर चलाना शुरू करते हैं, तो तीर जैसे पहले लगा, कहीं नहीं आए, तीर पहले आए, तीर पहले लगा 1s में, फिर लगा 2s में, फिर लगा 2p 3s में, फिर लगा 3s 3p 4s में, फिर लगा 3d 4p 5s में, फिर इसको ऐसे हम लोग तीर चलाते हैं इसमें। ये तो जिसको पहले तीर लगता है उसका पहले हम लोग लिखते हैं, और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। बेहतर होगा अगर आपने लास्ट लेक्चर देख रखा हो। तो ये चैप्टर में जो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मैग्नेटिक मोमेंट, और उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने आना चाहिए। उसके बाद अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो है एक्सरसाइज। तुम एक्सरसाइज करके जाओ, मैं गारंटी लेता हूँ इस चैप्टर में तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इस चैप्टर से कुछ ही क्वेश्चन है जो फेमस है। मतलब तो वो पूछेगा तुमसे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है ना। तुमसे पूछेगा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। चलो मैं पहले आईएमपी लिख देता हूँ सारा, फिर ही चैप्टर शुरू करते हैं। तुमसे पूछेगा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, व्हाट आर लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स। ठीक है, लेंथेनॉइड क्या होता है, एक्टिनॉइड क्या होता है, व्हाट आर लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स। ठीक है, ये पूछेगा तुमसे, इनके बीच में डिफरेंस पूछ लेगा, बस यही सब पूछता है वो, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड का डिफरेंस। ठीक है, फिर डेफिनेशन, ये सब पूछता है वो। ये आपका एफ ब्लॉक से हो गया, तो एफ ब्लॉक से इससे ज्यादा कुछ करना नहीं है तुम्हें, आएगा तो यही आएगा। ये तो इनका आंसर एक बार रट्टा मार लो, उसके बाद लेक्चर में आओ। चलिए डी ब्लॉक शुरू करते हैं, तो पोजीशन वगैरह छोड़ दो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तुम्हें आता है, मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में सिखाया था तो बस वैसे ही करना है। चलिए 2 3 एग्जाम्पल मैं उठा लेता हूँ अगर इतना दिक्कत है। स्कैंडियम 21, वनेडियम 23, मैंगनीज 25। इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने का तरीका क्या था, सबसे पहले यहाँ पे बना लो 1s 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f। ठीक है, 5s 5d 5f 5p 5g। खैर वो छोड़ो, 1s पे तीर लगा, फिर 2s पे तीर लगा, फिर 2p से 3s को तीर लगा, फिर 3p से 4s को तीर लगा, फिर 3d 4p 5s पे तीर लगा, फिर 4d से 5p पे, फिर 4f से 5d पे। वहां तक जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। खैर, 1 से शुरू करते हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर है 21। ठीक है, तो 1s 2, फिर तीर लगा 2s में तो 2s 2, फिर तीर लगा 2p में तो 2p 6, फिर तीर लगा 3s में तो 3s 2, फिर 3p 6, फिर 4s 2। अब 3d आया। अभी देखते हैं हम लोग कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं। तो 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, 1 21, तो 3d1। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। 3d1 आया तो इसका मतलब डी ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन पहले जब जाते हैं ऑर्बिटल में तो वो अनपेयर्ड जाते हैं। मतलब जैसे डी के अंदर 4 होता तो वो चारों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते, डी के अंदर 5 होता तो वो पांचों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते। पेयरिंग कब शुरू होती है, जब आधे से ज्यादा हो जाए इलेक्ट्रॉन। जैसे पी में 6 आते हैं, तो अगर 6 में से मतलब 4 हो जाए जैसे वहां पे, तो मतलब आधे से ज्यादा हो गए तो पेयरिंग शुरू हो जाएगी। जैसे पी में तुम्हें 4 इलेक्ट्रॉन दिखाने, तो कैसे दिखाओगे, 1 2 3, 1 2 3 दिखा दिया, अब ऐसे कर दो 4। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गया, तो अनपेयर्ड कितने रह गए, एक और दो। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मतलब वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। पेयर्ड हो गया तो मतलब डायमैग्नेटिक। खैर, बड़ी बड़ी बातें हैं। तो डी वन मतलब यहाँ पे, तो इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, एक। तो इसके लिए हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल लेते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा रूट एन, n+2। एन क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितना, एक। तो 1 × 1 + 2 3, तो रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732 बोहर मैग्नेट्रॉन। खत्म। मैंगनीज का जैसे 25 है, 1s 2 2p 6 3s 2। और एक बात याद रखना, लास्ट में डी आना चाहिए, क्योंकि जो भी एलिमेंट तुम ले रहे हो वो डी ब्लॉक के हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे डी आना चाहिए लास्ट में।
3p, हाँ सॉरी, 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। तो 3d5 है तो इसका मतलब डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स है। और 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो ऑब्वियस सी बात है कैसे होंगे वो? अनपेयर्ड होंगे, है ना, क्योंकि डी में 5 से ज्यादा हुआ तब पेयरिंग शुरू होगी। तो 1 2 3 4 5, तो पांचों यहाँ पे अनपेयर्ड है। तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट के अंदर 5 × 5 + 2, 5 + 2 मतलब 7, 7 × 5 = 35, √35 मतलब 6.94 बोहर मैग्नेटॉन, सॉरी 5.94 बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है। आता एग्जाम में मैग्नेटिक मोमेंट निकालने। क्रोमियम, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। एक्सेप्शन आता है, ये आपका एक एक्सेप्शन है, एक ये एक्सेप्शन है, और एक एक्सेप्शन ये है। ठीक है, कम से कम इनका एक्सेप्शन में सेंस तो होता है। ऑर्गेनिक के एक्सेप्शन में सेंस भी नहीं होता। मुझे पता नहीं इनऑर्गेनिक को क्यों ट्रोल किया गया था कोटा फैक्ट्री में। काश मैंने लिखा होता ऑर्गेनिक में, उसमें धज्जी उड़ा देता मैं ऑर्गेनिक की। ठीक है। इसमें होता ये है कि डी ऑर्बिटल जो होता है वो हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ डी ब्लॉक में 5, डी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और एस में एक ही रह जाता है। ठीक है, ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट, निकल का करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8, 8 यहाँ पे आ जाएंगे, निकल 28। कॉपर में भी एक्सेप्शन होता है, यहाँ तक तो सेम है। होता ही है कॉपर में कि जो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है वो ज्यादा स्टेबल होता है, तो डी में 10 आ जाता है, इसमें एक ही रह जाता है। हो गया। दिस इज हाउ यू हैव टू डू द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट फॉर द रिस्पेक्टिव एटम। ठीक है, सो दैट्स इट। अच्छा, कभी अगर Mn2+ लिख दिया जाए तो, कभी अगर Mn2+ लिख दिया जाए तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दिया गया। इसका मतलब अब इसका एटॉमिक नंबर कितना बचा? 23। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अभी कितना बचा? 23। एटॉमिक नंबर तो 25 ही रहेगा, वो क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो Mn2+ हो गया मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दिया, तो 25 था तो अभी कितना बचा? 23 इलेक्ट्रॉन बचा। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में क्या होगा? डी में 5 नहीं आएगा, 3 ही आएगा, तो 3d3 आएगा, सेम टू सेम, फिर 3d3 आएगा। ठीक है। जैसे मान लो तुमने स्कैंडियम 3+ कर दिया, तो इसका मतलब इसमें 18 ही बचा। तो अभी ये डी तक जाएगा नहीं, 4s2 पर ही खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो? तो इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान रखना। आई होप आप जानते हो इस चीज को। नहीं जानते हो तो अभी जान गए होगे, है ना। चलो, ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है तो उसको हम लोग थोड़ी सी नजर लगाते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट पे। अच्छा, आपको पता है ना ये जो हैश टैग और ये जो स्टार था यहाँ पे, यही आपका अक्सर पीरियोडिक टेबल में ये है स्टार और ये हैश टैग में रिप्रेजेंट रहता है। तो ये कुछ और नहीं बल्कि एफ ब्लॉक के दो रोज हैं पूरे के पूरे, 57 से 71 और 89 से 103 वाले। चलिए शुरू करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज मतलब 3D वाली, 3D सीरीज। ठीक है, तो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में क्या बोला है, क्या कुछ बोला है, चलो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो। तो वहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा कुछ। ठीक है, डीप में पढ़ाएंगे तो उसकी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एटॉमिक आयोनिक रेडियाई का कुछ खास ट्रेंड नहीं होता है, बीच में बढ़ता है घटता है, बढ़ता है घटता है, तो कुछ खास ट्रेंड यहाँ पे नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो, शुरू में घट रहा है, फिर यहाँ पे कांस्टेंट हो जाता है, फिर बढ़ता है, ऐसा सीन रहता है, तो छोड़ दो, क्योंकि ऑर्डर पूछेगा नहीं फिर, है ना। आ जाओ। नेक्स्ट, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो वो भी कुछ खास रहती नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सीरीज जैसा कुछ रहता नहीं है कि भाई एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो हो रहा है, ऐसा नहीं रहता है। ठीक है, ओके। मेटेलिक करेक्टर चलो ठीक है, छोड़ दो। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तुम्हें पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, √n+2 से, है ना। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मतलब 3 × 5 15, 15 मतलब >1.73। अरे भाई 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो √n+2 लगाओ, तो 3 × 5 15, 15 मतलब 3.7 के आसपास। √15 कितना होगा? 4 से कम और 3 से ज्यादा, मोर देन 1.73 बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, ओके। सो ये याद रखना आप लोग। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी करते हैं, याद रखना। जैसे तुम्हें यहाँ पे एटॉमिक नंबर 25 के साथ एक कटायन का इलेक्ट्रॉनिक वो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने बोला गया है। ठीक है, सो यू हैव टू सॉल्व फुल्ली। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आएगा 3d5। 3d5 आया मतलब 5 में, डी में क्या है यहाँ पे? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो फॉर्मूला लगाओ 5 × 5 × 2, तो ये 5.92 आता है एक्चुअली, 5.94 नहीं, तो ये आ जाता है 5.92 बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, सो याद रखना इन चीज़ों को, इनकी ये चीज़ें आपसे पूछ सकता है। अब कलर देखो आता क्यों है किसी में भी, डी ट्रांजिशन के कारण आता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसके कारण आता है, या फिर मेटल आयन में जो लिगेंड अटैच्ड होता है उसके कारण आता है। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, जो आप लोगों का एटम होता है उसमें डी ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ट्रांजिशन करता है। ठीक है, तो कभी भी अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है डी ऑर्बिटल में, तो चांस है कि वो कलर शो ना करे। तो जैसे किसी क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि भाई वो चीज कलरलेस है, तो कलरलेस होने का मतलब यही है कि उसमें ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है। हाँ, जैसे ये चीज आप लोगों को दी हुई है,
द आयंस हैविंग नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर कलरलेस। लिखा। वही मैं बोल रहा हूँ कि जैसे तुम्हें कभी बोल दे व्हाई दीज आयंस डोंट शो कलर, जैसे कॉपर प्लस हो गया, Ti4+ हो गया, ठीक है, टाइटेनियम 4+ हो गया, इसका मतलब इसका जो डी ऑर्बिटल है वो फुल्ली फिल्ड है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अरे भाई D10 है, D10 का सेंस क्या है? D10 का सेंस ये है, यहाँ पे 5 ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इसका मतलब वो फुल्ली फिल्ड है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई ट्रांजिशन नहीं होगा, कोई भी कलर शो नहीं होगा। तो कभी भी आपको क्वेश्चन में पूछे कि भाई ये कलर क्यों शो करता है और ये कलर क्यों नहीं शो करता, सीधा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना। मैं तुम्हें कहता हूँ ना कि भाई किसी का भी आंसर तुम्हें लिखना हो तो उसका आंसर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, बस और कुछ नहीं, ठीक है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। चलो इसको छोड़ दो, ठीक है, यहाँ पे वही बोला है कि ज्योमेट्री चेंज होती है तो उसके कारण भी कलर शो हो जाता है, तो फिलहाल उसको छोड़ सकते हो, कोई वो नहीं है। हम्म, ठीक है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है बेसिकली? हम्म, क्रिस्टल लैटिस में आपने सुना ही था इंटरस्टिशियल का मतलब, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, सल्फाइड और ऑक्साइड के एटम्स जो होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है, इन सभी के केस में क्रिस्टल लैटिस उसमें एटम लैटिस में इसके कारण फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। स्टील और कास्ट आयरन जैसे एग्जांपल हो गए इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के, कार्बन और आयरन का। इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हो। सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, इंटरस्टिशियल कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो शायद आपसे पूछ ले, ठीक है, तो इसमें से कोई 2 3 प्रॉपर्टी आप लोग याद कर सकते हैं, 4 प्रॉपर्टी याद कर लेना, चलो। और 4 भी ऐसी नहीं कि कोई आसान आसान कर लो ना, पहली कर लो, दूसरी कर लो, तो बचा क्या? सारी ही कर लेना। देखो कर लेना यार इसको, है ना, कर लेना, हो सकता है बाई चांस पूछ ले, चांसेस वैसे कम है देखो, लेकिन फिर भी अगर पूछ ले तो उसके लिए जरूरी है कि एक बार कर लेना, है ना। सो रिमेम्बर टू डू इट प्रॉपरली। ओके लेट्स गो। फॉर्मेशन ऑफ एलॉयज, एलॉयज आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है, फेरस एलॉयज, नॉन फेरस एलॉयज, एलॉयज का यूज क्या होता है वो भी आप लोगों को दिया हुआ है। तो ये अगेन आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार रीड कर लेना, रट्टा नहीं मारोगे तो भी चलेगा, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट के बनने का रिएक्शन आपको आ सकता है, लेकिन हो सकता है कि भाई आप याद ना कर पाओ इतने रिएक्शन को, तो इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसे याद ही करो, होता है तो कर लो, वरना आता है तो ऑप्शन में छोड़ देना, ठीक है। अच्छा, यूजेस ऑफ KNO4 कर लेना, ये चीज कर ही लेना, ठीक है, या फिर क्वेश्चन में आपको आ सकता है डैश कैन बी यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक, याद रखना KNO4, ठीक है। अच्छा, और क्या है भैया? चलो, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, अभी थोड़ा सा यहाँ पे मेटलर्जी वाला पार्ट आ गया है जो मोस्टली तो एग्जाम में पूछा नहीं ही जाता है। हालांकि आप PYQs देखो तो उसमें बहुत सारे MCQs थे, तो आप चाहो तो मेटलर्जी वाला पार्ट स्किप कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई भी बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, ठीक है, जो भी आपका क्वेश्चन आएगा वो मोस्टली उसी से आएगा जो आपका स्टार्टिंग वाला पार्ट था, एंडिंग वाला पार्ट है, मतलब D और F ब्लॉक से आएगा, मेटलर्जी वाले पार्ट से MCQ ही आएगा ज्यादा से ज्यादा। तो आप चाहो तो छोड़ सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसको भी कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है, आप चाहो तो। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको मेटलर्जी वाला पार्ट करना है या फिर नहीं करना है, ठीक है। ओके लेट्स मूव टू अनदर पॉइंट। देखो अभी बात करते हैं ना ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, इन लैंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स, यहाँ पे डेफिनेशंस लिखी हुई है, डेफिनेशंस करेंगे सबसे पहले, ठीक है। जिसका भी इलेक्ट्रॉन जो है वो F शेल तक जाता है उसको हम लोग F ब्लॉक के एलिमेंट बोलते हैं, एलिमेंट हुज F ऑर्बिटल्स गेट्स फिल्ड अप बाय द इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड F ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, रेयर अर्थ मेटल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनॉइड में यहाँ पे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का जो डेफिनेशन है इसको जरूर याद कर लेना भैया, ये क्वेश्चन एग्जाम में 1000 बार आ चुका है, ठीक है। प्रॉपर्टीज हालांकि इंपॉर्टेंट है, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप बाकी प्रॉपर्टीज पर भी उतना ही ध्यान दें जितना लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पर, बट लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जरूर करना, कुछ नहीं हो रहा है तो ये तो करके जाना, ठीक है। ओके, हाँ, व्हाट आर लेंथेनॉइड्स कभी आपसे क्वेश्चन में पूछे तो उसमें लिख देना कि जब आखिरी इलेक्ट्रॉन 4f शेल में जाता है तो उसको हम लोग लेंथेनॉइड बोलते हैं, और जब आखिरी इलेक्ट्रॉन 5f शेल में जाता है तो उसको हम लोग एक्टिनॉइड बोलते हैं, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वगैरह दिया हुआ है, सेम टू सेम चीज़ है। हाँ, ये गैडोलिनियम वाला देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है ये एक्सेप्शन है थोड़ा सा, ठीक है। ओके, ये देखो गैडोलियम और ल्यूटियम, ठीक है, ल्यूटेटियम, इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थोड़ा सा अलग होता है, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप लोग गैडोलिनियम का, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और ल्यूटेटियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये थोड़ा सा एक बार एक्सेप्शन है, ये एग्जाम में आ सकता है, तो आप लोग एक बार इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जरूर करके जाना,
ये सॉइल मार्केट। इस तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ, ये जरूर कर लो। ऑक्सीडेशन स्टेट पूरा पढ़ लेना कि भाई किसका क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो होता है। प्लीज रिमेंबर इट, ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कलर और स्पेक्ट्रा यहाँ पे दिया हुआ है, तो कलर तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आई गेस जहाँ तक। हाँ, ये टेबल कर लेना, ठीक है, यहाँ से कोई क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। चलिए, एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये ट्रेंड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अभी आपका आता है यहाँ पे इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ लेंथेनॉइड्स इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये जरूरी नहीं है क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला वगैरह आपको आंसर नहीं ला सकता, करेक्ट आंसर है ना, क्योंकि आप लोग देख रहे हो वो रेंज में दिया हुआ है। तो इफेक्टिव है वैसे भी वो, तो एप्लीकेशंस भी दी में छोड़ सकते हो। एक्टिनॉइड्स की बात करते हैं। एक्टिनॉइड्स क्या होते हैं? लास्ट रो ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज द एक्टिनॉइड सीरीज। लेंथेनॉइड सीरीज क्या होती है? फर्स्ट रो ऑफ द सेकंड लास्ट रो ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड लेंथेनॉइड सीरीज। और लेंथेनॉइड क्या होते हैं? जब इलेक्ट्रॉन 4s शेल में जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड। एक्टिनॉइड क्या होता है? जब 5s में जाता है, ठीक है, आखिरी इलेक्ट्रॉन। सो दैट्स व्हाट इट इज ऑल अबाउट। 5f में एस में नहीं, एफ में। ठीक है, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? देखो, द आयोनिक रेडिया डिक्रीजेज एज वी मूव अक्रॉस द सीरीज व्हिच इज नोन एज एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसके किसके कारण होता है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण होता है। ये तो वो पुअर शील्डिंग भी याद रखना। चलो, ये भी याद रखना आप लोग। ठीक है, ये भी उसी का डेफिनेशन है, उसी में लिख सकते हो। ओके, और कुछ यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर कर लेना भैया, ये टेबल ज़रूर कर लेना। ठीक है, ओके, दैट्स इट। बाकी चीज़ें आप लोग नहीं करोगे तो भी चलेगा, इसका बस डेफिनेशन कर लेना क्या होता है। ठीक है, जो मैन मेड एलिमेंट्स है वैसे। ठीक है, तो इन सब का डेफिनेशन वगैरह कर लेना आप लोग, ये चीज़ें कर लेना। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द आईएमपी ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। कितने टाइम में बता दिया मैंने? 17 मिनट। 17। ठीक है, तो इतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से। बाकी और कुछ तो एग्जाम में अभी तक आया नहीं है। हाँ, मेटलर्जी वाला पार्ट एक ऐसा पार्ट है जो हो सकता है आ भी जाए, हो सकता है ना भी आए, बट ये भी गारंटीड है कि आएगा तो एमसीक्यू वगैरह ही आएगा। तो बेहतर यही होगा कि आप जब इसका एक्सरसाइज करो तो वो पार्ट भी कवर अप कर लेना, है ना। या फिर एक और चीज़ कर सकते हो कि उसको ऊपर ऊपर से रीड कर लो, उसमें बस कुछ कुछ चीज़ें कर लो, ज़्यादा कुछ तो उसमें करने की ज़रूरत है भी नहीं, है ना। सो दिस इज इट अबाउट डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब जाके घर पे इसका एक्सरसाइज कर लेना और कॉन्फिडेंस के साथ जाना, टेंशन मतलब एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते सही बन जाएगा। ठीक है, चलिए, कोई डाउट हो तो कमेंट आप कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे पॉलीमर या फिर ग्रीन केमिस्ट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मैं एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।